क्या गलतफहमी हो गई? हम बस हमारा निर्णय ले चुके हैं। अब वो मरेगा। और आपको क्या लगता है कि आप इतने ज़्यादा मजबूत हैं, इतने ज़्यादा शक्तिशाली है, तो हम आपको ऐसे छोड़ देंगे? जब तक हमारी लास्ट जान तक बचेगी हम आपसे ज़रूर लड़ेंगे। हम आपको यहाँ से बचकर नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर इतने ज़्यादा नुकसान जो पहुँचाया है। क्योंकि नितिन ने जो सिर्फ वो क्या के ऊपर की थी, उसके साथ में उसने पहले इन सभी के अंदर एक दुश्मनी की भावनाएं भर दी थी। और अब उस सब का छुटकारा पाने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। और अब उनके पूरे प्रतिशोध को कम करने के लिए सामने वाले का मरना उनके लिए सही था। फिर होल मास्टर कहता है, एल्डर्स जल्दी से जाओ और उस एल्डर मरीज को यहाँ पर लेकर आओ। पहले हम उससे निपट लेते हैं, फिर उसके बाद में इससे निपटते हैं। हॉल मास्टर की बात सुनते ही दो एल्डर्स थोड़ी देर जीत के, लेकिन वह वहां से चले गए और कुछ ही देर के अंदर एल्डर मनीष को वहां पर ले आए। जैसे एल्डर मनीष ने अपने आसपास की विनाशकारी बिल्डिंग्स को टूटे हुए देखा, तो वह पूरी तरह से हिलने लगा, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया था। एल्डर मनीष को वहां पर आते ही हॉल मास्टर ने उससे पूछा, मनीष, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है जो तुम पूरा करना चाहते हो? क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। कांपते हुए आवाज से एल्डर मनीष ने कहा, नहीं, मेरी कोई भी आखिरी इच्छा नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर इतना बड़ा खतरा जो लेकर आया हूँ, उसके लिए मुझे सजा तो मिलनी ही चाहिए और मैं सजा लेने के लिए तैयार हूँ। वह उसकी असभ्यता के कारण ही था कि वह लोगों को समझने में कुछ गलत हो गया और ऐसे गलत व्यक्ति को यहाँ पर ले आया, जिसके कारण यहाँ पर इतनी ज्यादा तबाही मच चुकी थी और वह इसके लिए खुद को कभी भी माफ नहीं कर सकता था। उसके बाद में मनीष की बात सुनने के बाद में हॉल मास्टर ने जोर से कहा, अब इसको मार डालो। क्योंकि हॉल मास्टर खुद अपने दोस्त को नहीं मार सकते थे, क्योंकि एल्डर मनीष बहुत समय से हॉल मास्टर के साथ में थे, लेकिन वो अपने दोस्त के लिए दूसरों को धोखा भी नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर उसने उसे माफ कर दिया तो बाकी सबका भरोसा उसके ऊपर से उठ जाएगा। आखिरकार वो यहाँ का हॉल मास्टर जो था, इसीलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। थोड़ी देर के लिए झिझक के बाद में कुछ एल्डर्स अब मनीष की तरफ बढ़ने लगे। वो उसको मारने ही वाले थे। अचानक से मनीष बोला, आप लोग रुकिए, मैं खुद ही ये सब कुछ कर लूंगा। क्योंकि एल्डर मनीष नहीं चाहते थे कि वह अपने दोस्तों के हाथों से मरे और वह उनके हाथों पे अपना खून लगने दे, क्योंकि उसे ही पता था कि अगर उसके दोस्तों ने उसी को मारा तो वह खुद के ऊपर बहुत ज्यादा पछतावा करेंगे। उसके बाद में एल्डर मनीष ने खुद ही के अंदर अपनी एनर्जी को अपने दिल की तरफ धकेलना शुरू कर दिया, ताकि उसके साथ में वह अपने दिल को दबा सके और वह वहीं पर ही मर जाए। हालांकि वह इससे पहले उस प्रोसेस को पूरा कर पाता, अचानक से एक आवाज आती है, एक पल के सब रुक जाओ। जैसे ही उन सभी ने वह आवाज सुनी तो वह उस तरफ देखने लगा। बोलने वाला कोई और नहीं, मोहन था। उसके चेहरे के ऊपर अब चिंता की भावना देखकर एक गंभीर भाव दिखाई दे रहा था। उसने अपने हाथों को अपने पीठ के पीछे रखा हुआ था। उसके चारों ओर भव्यता की लहर घूम रही थी। ऊपर आसमान के अंदर बीस्ट उड़ रहे थे। उसने कहा, क्योंकि अब ये इतना सब कुछ हो गया है तो मुझे भी अपनी असली पहचान बतानी होगी। पहचान? कौन सी पहचान? तुम कौन सी पहचान बताने की बात कर रहे हो? हॉल मास्टर उस तरफ देखे बिना नहीं रह सके, क्योंकि वो भी देखना चाहते थे कि आखिरकार अब ये आदमी करना क्या चाहता है। नितिन शांत रहा और वह बोलना जारी रखता है। वह कहता है, क्या आप सभी जानते हैं कि पॉइजन हॉल मास्टर के संस्थापक किस तरह की संविधान के साथ में थे? तुम कहना क्या चाहते हो? हमारे पॉइजन हॉल मास्टर के संस्थापक से तुम्हारा क्या लेना देना है? और तुम पूछ रहे हो कि वह कौन से संविधान के साथ में जन्मे थे, तो हम तुम्हें बता देते हैं कि वह जन्मजात जहर बॉडी के साथ में ही जन्मे थे और उसी के साथ में उन्होंने यहाँ पर जहर होल का निर्माण किया था, क्योंकि वह कोई भी नहीं जानते थे कि आखिरकार सामने वाला करना क्या चाहता है। इसीलिए हॉल मास्टर ने नरमी से जवाब दे दिया, क्योंकि हॉल मास्टर अभी सामने वाले को मार देना चाहता था, लेकिन वो भी जानता था कि सामने वाले की ताकत इतनी ज्यादा थी कि बिना किसी तैयारी के वह सामने वाले को नहीं मार सकता था। इसीलिए अब उसको अपने क्रोध को शांत करते हुए सामने वाले की बातें सुनने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। और ये देखते हुए कि एक बाहर का आदमी उनके संस्थापक के बारे में बात कर रहे थे, इसीलिए उस बात को लेकर भी वह अपनी जगह पर रुक से गए थे। वास्तव में आपने सही कहा, वह जन्मजात जहर बॉडी के साथ में पैदा हुए थे। नितिन ने अपना सिर हिला दिया और फिर उसने आगे कहा, अच्छा, तो फिर आप सभी लोगों को ये भी पता होगा कि फिर जो आपने मेरे ऊपर वह जहर का यूज किया था उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव क्यों नहीं हुआ? नितिन के वह शब्द सुनते ही अब सभी अपनी जगह पर जम से गए और सभी के अंदर एक शांति छा गई थी। और वास्तव में उन्हें भी नहीं पता था कि आखिरकार क्यों उनके इतने ज्यादा जहर का यूज उस सामने वाले के ऊपर क्यों नहीं हुआ। उन सभी के
हैरान चेहरे देख नितिन थोड़ा सा मुस्कुराया। एक एल्डर आगे आता है और वो कहता है, तो क्या आपका कहने का मतलब यह है कि आपके पास में जन्मजात जहर बॉडी है? नितिन ने नरमी से जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरे पास में कोई जन्मजात जहर बॉडी नहीं है। ओ अच्छा, तो तुम नहीं हो? क्या तुम नहीं हो? तो फिर तुम ये बकवास क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास में कोई जन्मजात जहर बॉडी नहीं है तो तुम इसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम मेरी बात तो पूरी सुनो। तुम तो अपने ही निष्कर्ष पे निकल आए। तुम मेरी बात तो पूरी सुन नहीं रहे और अपने ही चलाए जा रहे हो। बात कुछ ऐसी, इसके बारे में तो कुछ मेरे को भी नहीं पता, लेकिन जब भी मैं साधना करने जाता हूँ तो मेरे ऊपर पता नहीं अजीब सा दबाव पड़ता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे शरीर के अंदर एक और नहीं दो आत्माएं हैं, और कभी मेरी रियल आत्मा मेरे शरीर को काबू करती है तो कभी वह दूसरी आत्मा मेरे शरीर के ऊपर काबू करके रखती है। और जब वो दूसरी आत्मा मेरे शरीर के ऊपर काबू करती है तब मेरे शरीर के ऊपर बिल्कुल भी काबू नहीं रहता और किसी भी विष का मेरे ऊपर उपयोग नहीं होता। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम यहाँ पर हमें ऐसी डरावनी कहानी क्यों सुना रहे हो? इसका क्या मतलब निकलता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर दो आत्माएं हैं और उस आत्मा के साथ में तुम्हारी बॉडी के ऊपर जहर का यूज नहीं होता? हॉल मास्टर ने नितिन से कहा। हाँ, मैं वास्तव में सही कह रहा हूँ, नितिन ने कड़वी मुस्कान के साथ में हॉल मास्टर से कहा। और मुझे पता है कि आप सभी ये सब सोच रहे होंगे कि मैं पागल हो गया हूँ और ऐसी बकी बातें कर रहा हूँ, लेकिन इसमें आप सभी की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं मानता कि कोई दूसरी आत्मा किसी के ऊपर काबू कर ले। हाँ, वो तो पहले हुआ करता था जब वह आत्मज्ञानी यहाँ पर थे, लेकिन आप लोग ही सोचिए, जब मैं आप लोगों से लड़ रहा था तब मैंने एक बार भी अपनी आंखें खोली थी क्या? नितिन की वो बातें सुनने के बाद में सभी ने अपना सिर हिला दिया। वास्तव में वो भी देखे थे कि लड़ाई के समय नितिन ने एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोली थी और वह ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नींद के अंदर ही उनके साथ में लड़ रहा हो। नितिन ने आगे बोलना जारी रखा, सच में ऐसा नहीं था कि मैं अपनी आंखें नहीं खोलना चाहता था, लेकिन वह आत्मा मेरी आंखें खोलने देना ही नहीं चाह रही थी मेरे को, क्योंकि उस वक्त मेरी आत्मा एक अलग डायमेंशन के अंदर थी और वह आत्मा मेरे शरीर के ऊपर काबू करे हुए थी। नितिन की वो बातें सुनने के बाद में सभी के चेहरे देखने लायक थे। एक ने कहा, क्या तुम वास्तव में सच कह रहे हो? क्या तुम्हारे शरीर के ऊपर एक और आत्मा का काबू है? हाँ, ये वास्तव में बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। हॉल मास्टर ने सभी को समझाया। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे अंदर जो आत्मा है वह और कोई आत्मा नहीं, वह आपके संस्थापक की आत्मा ही है जो अभी मेरे शरीर के ऊपर काबू करे हुए है। और जैसे ही सभी ने ये बात सुनी कि संस्थापक की आत्मा नितिन के अंदर है, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। हॉल मास्टर ने कहा, तुम इतने अच्छे जोक्स कहाँ से लेकर आते हो? तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे ऊपर ऐसी विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि वह सभी जानते थे कि जब उनके वह संस्थापक मास्टर से के साथ में लड़ाई कर रहे थे तो उस लड़ाई के अंदर वह मारे जा चुके थे, तो उनकी आत्मा अभी नितिन के अंदर क्या कर सकती थी? हाँ, मुझे भी पता है कि आप लोग अब मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। वास्तव में ऐसा ही है। जब मैं प्राचीन डोमेन के अंदर गया था तब मेरी आत्मा के ऊपर उसने काबू कर लिया था और जब से वह मेरे शरीर के अंदर रहती है और जब वह एक्टिवेट होती है तो मेरे शरीर के ऊपर किसी भी जहर का प्रभाव नहीं होता। उसके बाद में नितिन जल्दी से हॉल मास्टर की तरफ मुड़ता है और उनसे कहता है, हॉल मास्टर चलिए ठीक है, आप ही बताइए, अगर मैं एक नवजात संत लेवल के ऊपर होकर आपको हरा सकता हूँ तो क्या इसके ऊपर कोई आपको सेंस लगता है? और उस वक्त मैंने अपनी आंखें भी बंद करी हुई थी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं संत लेवल स्टेज 3 के लड़ाकू को नवजात संत लेवल के ऊपर होने के बाद में हरा दूं। तो आप ही सोचिए, ऐसा करने के लिए किसी और आत्मा का होना जरूरी होगा या फिर मेरे अंदर कोई ऐसी चीज तो होनी चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा। वैसे तो हॉल मास्टर ने जैसे ही नितिन की वो बात सुनी अचानक से वो भी सदमे के अंदर चले गए, क्योंकि उनको इस बात को मानने के लिए राजी कर दिया गया था, क्योंकि वो भी सोच सकते थे कि आखिरकार कैसे एक नवजात संत लेवल का एक बालक मेरे को हरा सकता था। अच्छा तो ठीक है, लेकिन तुम हमें एक सबूत तो दो कि जिसके साथ में हम मान सके कि तुम ही हमारे संस्थापक हो। उसके बाद में नितिन कहता है, अच्छा तो तुम्हें अब मेरे से एक सबूत भी चाहिए, लेकिन ये देखते हुए कि अभी भी सामने वाले नहीं मान रहे। तो ठीक है, अब तुम्हें अगर सबूत चाहिए तो फिर मैं तुम्हें सबूत देने के लिए तैयार हूँ। फिर बाद में मेरे को मत बताना कि इसमें मेरी कोई गलती थी।
उसके बाद में नितिन फिर से अपनी जगह पर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन अचानक से उसके शरीर के अंदर से ऑरा बाहर निकलने लगता है। वो डार्क ऑरा हो चुका था, सभी के ऊपर दबाव पड़ना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में जैसे ही वह आंखें बंद करता है, अचानक से वो अपनी जगह पर फिर से खड़ा हो जाता है और उसी साथ में उसकी आवाज भी मोटी हो जाती है। वह कहता है, हाँ तो अब बताओ किसके अंदर, क्या तुम्हें अभी तक भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? क्या अब मुझे तुम्हें विश्वास भी दिलाना होगा कि मैं ही तुम्हारा संस्थापक हूँ? और इतना बोलते बोलते ही अब उस जगह के आसपास में अब एक शील्ड भी एक्टिवेट होने लगी थी। जैसा कि मोहन ने तुमसे कहा था, हाँ हम दोनों वैसे वास्तव में उस प्राचीन डोमेन के अंदर मिले थे और वहीं पर मैंने मोहन के शरीर के ऊपर काबू कर लिया था और जहाँ से हम दोनों साथ में इस बॉडी के अंदर रहना स्टार्ट कर दिए हैं। और तुम्हें लगता है कि यह नवजात संत लेवल का एक लड़ाकू होकर इस तरह की बड़ी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाएगा? अपने सामने का नजारा देखने के बाद में हॉल मास्टर को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार उसको करना क्या चाहिए। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने डरते हुए कहा, संस्थापक, लेकिन क्या आप हमें पक्का सबूत दे सकते हैं किसी तरह का, जिससे हम आपके ऊपर विश्वास कर सकें कि आप ही हमारे संस्थापक हैं? आखिरकार ये उनके संस्थापक से रिलेटेड का मामला था जिसके अंदर वो बिल्कुल भी ढील नहीं दे सकते थे, क्योंकि अगर कोई बेरुपया यहाँ पर आकर ऐसा बोले कि वह उनका संस्थापक है तो वो कैसे उसके ऊपर यकीन कर सकते थे। और क्योंकि वह यहाँ जॉर्ज हॉल का हॉल मास्टर भी था तो उसके साथ में उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है और यहाँ पर रह रहे लोगों के ऊपर वह बिल्कुल भी खतरा नहीं आने दे सकता था। लेकिन ये देखते हुए कि अभी तक भी सामने वाले को उसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, मोहन ने अपने ओरा को आसपास में फैला दिया और उसने कहा, अच्छा तो तुम्हें अभी तक भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा? अगर मैं यहाँ पर अभी इस बॉडी के अंदर नहीं फंसा हुआ होता तो मैं अभी यहाँ पर तुम्हें मेरे ऊपर शक करने के लिए मार देता, लेकिन वह तो मोहन ही है जिसने मेरे को रोका हुआ है। वह मुझे कह रहा था कि यहाँ पर मुझे और भी लाशें नहीं देखनी, इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर आराम से निपटने के लिए आ गया। मोहन ने ठंडेपन से उन सभी से कहा, अच्छा तो अब तुम बताओ तुम्हें कैसे और पुष्टि करनी है? मोहन ने शांति से उन सभी से कहा। और इसी के साथ में आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो गाइस थोड़ा बहुत मेरे को भी रेस्ट करना है, ठीक है गाइस? तो आज मैं इतने ही एपिसोड्स डाल पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। तो गाइस आज यही एपिसोड्स देख के काम चलाओ, क्योंकि कल फिर से हम अपने रेगुलर एपिसोड्स उसी टाइम पे डाल लेंगे, ठीक है? और गाइस आज के लिए तो ठीक है, माफ़ी कर देना, क्योंकि 3 एपिसोड के बाद में तो थोड़ा बहुत आराम तो हमें भी करना बनता ही है। तो ये भी कोई 40 मिनट के एपिसोड होंगे, 35-40 मिनट के, ठीक है गाइस? तो बाय बाय, मिलते हैं कल हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और अगर आप लोग अभी स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।